हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं ब्राइट फ्यूचर चैनल से जगत सिंह आज हाजिर हैं हम राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, जिसको हम छमाही परीक्षा कहते हैं, उसका सेट नंबर 4 लेकर। इस प्रश्न पत्र का कोड नंबर है 059/1/4। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, जो हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। प्यारे छात्रों, इस प्रश्न पत्र को हम शुरू करते हैं। इसमें भी साधारण नियम हैं, इस पर है ना, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठों की संख्या 27 है। ये हमें देखना होता, कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है। प्रश्न पत्र में ऊपरी दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को छात्र OMR सीट पर उपयुक्त स्थान पर भरेंगे। ये छात्रों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। कहने के लिए तो ये प्रश्न पत्र बड़ा आसान होता है, मुझे हंसी आती है जब छात्र कहते हैं अरे ये तो टिक मार्क का है और इसमें तो हम निशान लगा देंगे। प्यारे छात्रों, मेरे देखने में आया है कि ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से भी ज़्यादा कठिन है अगर आप इसे मन से करें, है ना। तुक्के मारने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ें, है ना, और इन प्रश्नों को करें। कई प्रश्न ऐसे हैं, इन्होंने वास्तव में मुझे भी परेशान किया है। मैं एक दो प्रश्न पर आपकी बताऊँगा, है ना। कहीं कर ऐसा लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है ना। अब इसके जो सामान्य निर्देश हैं छात्रों, उन्हें मैं पढ़ता हूँ। निर्देश नंबर 1 है, इस प्रश्न पत्र में कुल 60 प्रश्न हैं, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने। वेरी गुड। हम क्योंकि 60 के 60 की चर्चा करेंगे आपके लिए आज, आपको सभी आने चाहिए। इन प्रश्नों के अंक समान हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग। थर्ड पॉइंट है, खंड क में 24 प्रश्न हैं। इस प्रश्न में 1 से 24 में से किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देने। अच्छा, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कहाँ पर कितना है। और खंड ख में 24 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 25 से 48 तक है, किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देने, अर्थात 24 में से 20, है ना। और प्रश्न नंबर इसमें खंड ग है, इसमें 12 प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 49 से 60 तक है, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है छात्रों, समझ गए किस प्रकार की छूट है। ऐसा नहीं है कि कोई से 50 कर रहे हैं, है ना। कहाँ कहाँ पर छूट है वो स्पष्ट समझ गए होंगे। और खंड क में सबसे पहले दिए गए केवल 20 प्रश्नों तथा खंड ग में भी पहले दिए गए केवल 10 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी में हम ज़्यादा कर दें, किसी में कम कर दें। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है ना। एक विकल्प से अधिक उत्तर पर अंक नहीं दिए जाएंगे, अर्थात आपको किसी एक ही, है ना, उत्तर पर निशान लगाना है छात्रों, और कोई नकारात्मक अंक भी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न के खंड क शुरू करते हैं। इसमें से कोई 20 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको केवल 20 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। फर्स्ट प्रश्न को लेकर हम हाजिर हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा ये, है ना। जैसे ये है, निम्न में से कौन सी घटना, है ना, कौन सी घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना गया है। छात्रों, शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है वो घटना है हमारा क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा के मिसाइल संकट में क्या हुआ था, है ना, इसमें जो है ये मिसाइलें तैनात कर दी गई थी। अमेरिका को जब पता लगी तो उसने ये मिसाइलों के लिए, रूस ने जो इसमें मिसाइलें तैनात की, तो उसको पता लगी, अमेरिका की सेना रास्ते में आ गई और दोनों तरफ से ऐसा लगने लगा कि अब तो विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। मगर दोनों देशों ने समझौता कर लिया और ये टल गया। इसलिए क्यूबा का जो मिसाइल संकट है, इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध के काल में छोटे छोटे देश 2 गठबंधनों में शामिल होकर अपने लिए क्या प्राप्त करना चाहते थे। अब शीत युद्ध के समय 2 ही गठबंधन थे, एक सोवियत संघ था और एक अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे। तो देखिए क्या क्या चीज़ें चाहते थे इसमें ये बात करनी। स्थान नंबर 1 है, इसमें स्थानीय प्रतिद्वंदियों से रक्षा चाहते थे, ये बात भी सही है ना। और क्या है,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता, ये नहीं है सही, ठीक है। और ये है आत्मरक्षा के लिए आर्थिक सहायता, आत्मरक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी चाहते थे। तो ये जो 2 बातें हैं ये सही हैं। अब देखिए 1 में ये 1 और 2 नहीं है, इसमें 2 और 3 ये नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें 1 और 3, जो हमारे 1 और 3 आ रहे हैं तो ये इसको ये साबित कर रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अब प्यारे छात्रों, इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो ये देखिए हमारा पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है बेलग्रेड में हुआ, तो हमारा क्वेश्चन ए सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से उस कथन को चुनिए जो शीत युद्ध का कारण नहीं है। इस बार हमको नेगेटिव उत्तर बताना है और उसको चुनना है, ठीक है छात्रों। इसमें हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4 में अब उस स्थान को चुनना है जो इसमें क्या है, शीत युद्ध का कारण नहीं है। अब दो महाशक्तियों के बीच संघर्ष था, ये तो बात सही है, हमें तो नेगेटिव चुनना है ना। और दोनों महाशक्तियाँ अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगी थी, ये भी बात सही है। दोनों गठबंधन संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, ये बात सही नहीं है। और दोनों गठबंधन एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे, ये भी बात सही है। क्योंकि हमें नेगेटिव उत्तर जो नहीं है वो निकालना है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ये सी। आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इसकी बात करें तो ये है स्वतंत्रता के तुरंत बाद, है ना, भारत में नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठा? देखिए अब है नियोजित विकास के लिए। नियोजित विकास चुनाव से नहीं हो सकता, ठीक है, सहआयोग से नहीं हो सकता, नीति आयोग से नहीं हो सकता, है ना। नियोजित विकास होगा हमारे योजना आयोग से, तो ये उत्तर हमारा सही हो जाता है। आप इसे समझ गए होंगे छात्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? अब देखिए इसमें राष्ट्रपति भी नहीं करते, है ना, और क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति भी नहीं करते और लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं करते। इसको अध्यक्ष करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और ये इसके अध्यक्ष होते भी हैं, तो हमारा इसके लिए बी उत्तर सही हो गया। छात्रों क्वेश्चन नंबर 7 है नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? देखिए पहले हमारा योजना आयोग था। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर जब अपना भाषण दिया तो वहाँ पर योजना आयोग की समाप्ति की बात की और इन्होंने इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ, तो इसमें ये उत्तर सही हो जाएगा। आप इसकी डेट भी याद कर सकते हैं, 1 जनवरी 2015, है ना, या इसमें 2015 भी आ रहा था केवल, फिर भी यही उत्तर सही है। अब छात्रों बात करते हैं नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित, है ना, कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य देखना आपके, इसमें कई भी सही हो सकते हैं, है ना, तो इसमें हमें ध्यान से देखना है छात्रों। ये क्वेश्चन देखिए टिक मार्क करना वैसे कहने के लिए बड़ा आसान है पर ये काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे अब नीति आयोग है, नीति आयोग क्या काम करता है? संघीय सरकार का थिंक टैंक है, ये बात सही है ना। और क्या है, नीति आयोग आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करता है, ये बात गलत है ना। नीति आयोग सरकारी संघवाद की भावना से काम करता है, ये बात सही है। नीति आयोग बड़े राज्यों को बड़े और छोटे राज्यों को छोटी भूमिका निभाता है, ये बात सही है। तो हमारे देखिए 1, 3, 4 ये किस में है? 1, 2, 4, 3, 4, है ना, इसमें आकर बनते हैं सी में। तो 1, 3 और 4 जो इसका उत्तर है ये सी सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे छात्रों। अब नेक्स्ट प्रश्न लेकर हाजिर हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य रूप से जोर दिया गया? प्यारे छात्रों पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को महत्व दिया गया या औद्योगिकरण को महत्व दिया गया।
तो अब हम प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। 10 की बात क्या है? प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए है ना कथन शॉक थेरेपी के बारे में है। ऐसे विकल्प चुनिए जो केवल सत्य कथनों को प्रदर्शित करते हों। अब देखिए, सत्य कथनों को प्रदर्शित करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन 10 है इसकी हम चर्चा करेंगे, है ना। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? शॉक थेरेपी, है ना। शॉक थेरेपी जैसा कि नाम है, आपने इसके बारे में सुना। इसके बारे में क्या है? अब शॉक थेरेपी क्या है? ये शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस की जो मुद्रा रूबल ही इसके मूल्य में गिरावट आई थी। यस। शॉक थेरेपी से साम्यवाद मजबूत हुआ? नहीं। शॉक थेरेपी से वस्तुओं के दाम गिर गए, है ना। और क्या है? ये भी नहीं है। और शॉक थेरेपी से सामाजिक कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई। इसमें दो चीज़ें सही है हमारे, 1 और 4। अब देखते हैं 1 और 4 किस में है, तो यहाँ पर आकर मिलता है। तो ये प्रश्न क्या है? हमारा सही है। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार, उनका जो समय जो पहले आया है उसे पहले लिख दो और जो बाद में आया है उसे बाद में लिख दो। अब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मेहनती क्वेश्चन है, आपके लिए लेंथी क्वेश्चन है ये। द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई, द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 1939 से 1945 तक चला, तो इसके लिए 45 आ जाएगा। और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो 1991 में हुआ, और बर्लिन की दीवार जो गिराई गई वो 9 नवंबर 1989 को गिराई गई। और भारत रूस के बीच में जो समझौता हुआ वो 1971 में हुआ। अब देखिए पहले क्या आ रहा है, जैसे 1945 आ रहा है तो फर्स्ट को पहले ले देंगे, फिर इसके बाद देखिए 91, 89, 71, तो 71 बाद में आ रहा है, चौथा बाद पहले आ रहा है, इसे ले देंगे पहला चौथा। उसके बाद है, अब देखिए 91, 89, तो 89 91 से पहले आता है, फिर तीसरा लिख देंगे और फिर ये दूसरा लिख देंगे। इस प्रकार से देखें तो हमारा ये उत्तर सही बन जाता है। तो इनको थोड़ा सा हम इस प्रकार से वर्णित कर लें कब कब क्या हुआ, है ना। तो इससे हमारे क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेकर, है ना, हाजिर हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए समूह से देशों के उस समूह को पहचाने जो विघटन से पूर्व सोवियत संघ का भाग है। अर्थात देखिए 1991 से पहले जौन से देश सोवियत संघ के साथ काम कर रहे थे या सोवियत संघ के सहयोगी देश थे, उनमें से इन 3 देशों को पहचानना है। तो प्यारे छात्रों, उसमें ये है ना, तजाकिस्तान, है ना, और अजरबैजान और आर्मीनिया, ये सोवियत संघ के साथ काम कर रहे थे। तो हमारा उत्तर ये सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न 13 लेकर हाजिर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत प्रणाली की विशेषता नहीं था? अब यहाँ नेगेटिव प्रश्न बताना, इसमें इसका मतलब 3 सही हैं और 1 गलत है, यही देखना है। तो ये प्रश्न जहाँ नहीं आता ना, थोड़ा और कठिन हो जाता, लेंथी हो जाता। सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया था, ये बात सही है। और प्यारे छात्रों, सोवियत सरकार बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें रियायती दर पर या कम कीमत पर मुहैया कराती थी, ये भी बात सही है। बेरोजगारी नहीं थी सोवियत संघ में, भी बात सही है। लोगों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, ये बात गलत है। क्योंकि हमें नहीं उत्तर दिखना है, हमें जो नहीं देखना है, तो ये वाली जो बात है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गए? अब क्वेश्चन नंबर 14 है। ऐसा कथन चुनिए जो रूस में हुई 1917 की क्रांति। 1917 से ही तो रूस की शुरुआत है। समाजवादी क्रांति के बारे में सत्य नहीं है, ये भी नेगेटिव देखना। अब देखिए यह समाजवाद के आदर्शों से प्रभावित थी, ये बात सही है। समतामूलक समाज की स्थापना के पक्ष में थी, ये बात सही है। यह राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थी, ये भी बात सही है। इसका लक्ष्य द्विदलीय प्रणाली को स्थापित करना नहीं था, क्योंकि यहाँ एक दलीय शासन प्रणाली थी। तो इसका मतलब हमें चूँकि नेगेटिव उत्तर देखना है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर समझ गए होंगे छात्र? अब प्रश्न नंबर 15 है। भारत की परमाणु नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो सत्य नहीं है। अब इसमें देखिए
3 कथन तो सत्य ही होंगे, है ना। अब ये क्या है, जैसे भारत की परमाणु नीति सदैव शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए रही है, ये बात सही है। अब क्योंकि हमें नहीं चुनना है ना, भारत की परमाणु नीति CTBT है ना, व्यापक परमाणु है ना परीक्षण प्रतिबंध के पक्ष में थी, है ना, ये गलत है, ये हो सकता है। और भारत परमाणु आपूर्ति समूह है ना NSG का सदस्य बनने के लिए कटिबद्ध था, ये भी बात गलत है। भारत की परमाणु नीति एशिया के छोटे देशों की सहायता के लिए थी, ये भी गलत है। तो जहाँ पर ये 3 आ रहे हों उस विकल्प को हम चुन लेंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे ये सी इसमें आ रहे हैं, पहले को छोड़कर दूसरा, तीसरा, है ना, यहाँ पर इसमें आ रहा दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये उत्तर हमारा सही बन जाएगा। प्यारे छात्रों, भारत के ये क्वेश्चन 16 में कौन से देशी रजवाड़े ने स्वतंत्र राज्य के रूप में बने रहने की घोषणा सबसे पहले की? मैं क्लास में बताता हूँ। सबसे पहले जो घोषणा की वो त्रावणकोर, जहाँ आजकल केरल है, भारत के मानचित्र में देखेंगे नीचे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा देश हुआ करता था त्रावणकोर, जिसकी सीमा समुद्र से लगी हुई थी। सबसे पहले इसने ही है ना अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। इसकी हिरत से अन्य राज्यों ने भी घोषणा है ना अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात कही। तो इसका उत्तर त्रावणकोर सही है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे अर्थात पश्चिमी गठबंधन अथवा पूर्वी गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुआ? क्यों का उत्तर देना। क्योंकि भारत चाहता था कि उसकी स्वायत्तता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी गठबंधन में शामिल होने से हमारी स्वतंत्रता जाती रहे। तो इसमें नेगेटिव उत्तर देखना है। तो इसका मतलब 3 सही है और 1 गलत है। भारत दोनों खेमों से भयभीत था, कोई हमें अपने चंगुल में ना ले ले, है ना। भारत तीसरे खेमे की तैयारी कर रहा था, ये भी बात सही है। भारत दोनों गठबंधनों से दूरी रखना चाहता था, है ना। और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों भारत के विरुद्ध। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हैं ये इतने सटीक नहीं बनते जितना सटीक ये बनना। तो भारत दोनों गठबंधनों से बराबर की दूरी बनाना चाहता था। हालांकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, जैसे मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ, है ना। पर इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सही है ये है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टिक मार्क या राइट हम लगा देंगे, छात्रों बिना पढ़े संभव नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 हमारी स्क्रीन पर हाजिर है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 की क्या क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया, है ना। और इनका उद्देश्य है ना ये थोड़ा सा शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे हम सत्ता हासिल करने चाहते हैं या जैसे गांधी जी चाहते थे, उस विचारधारा से थोड़ा अलग थे। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की किस देश के साथ संधि है जिसके अंतर्गत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के बीच, है ना, बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं? तो ये समझौता है ये हमारा नेपाल के साथ है। नेपाल में जाने के लिए हमें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारा जो वोटर आई कार्ड है या आधार कार्ड है वही सफिशिएंट है, वही काफ़ी है। ठीक है छात्रों, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन सा नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं था? अब देखिए नेगेटिव उत्तर निकालना। जवाहरलाल नेहरू तो इसके संस्थापकों में थे, है ना, गमाल अब्दुल नासिर भी थे और सुकर्णो भी थे। तो इसका उत्तर बनता है ये नहीं थे, है ना, ये ही इसका उत्तर बन जाएगा। क्लियर है? नेगेटिव उत्तर में थोड़ा कठिन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? अब देखिए इसका संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, आम सभा भी, यही नहीं है। तो ये ही इसका उत्तर हो जाएगा। छात्रों क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये प्रश्न है, इस पर मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, है ना। ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि टिक लगाने के तो आसान हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिसेफ का कार्य है? अब यूनिसेफ का कार्य जैसे इसमें, है ना, यह मानवीय विकास के लिए काम करता है और ये भी ठीक है। और यह कृषि और ग्रामीण विकास, ये तो खैर नहीं है।
पर्यावरण के लिए भी काम कर सकता। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त उत्तर बनना है, बच्चों के स्वास्थ्य और उसकी एजुकेशन के लिए है या बेहतरी के लिए काम करता है, तो ये ज़्यादा अच्छा उत्तर हो जाएगा, है ना। इसलिए हम इस उत्तर को सी को ही मानेंगे। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 23 की। 23 में हम क्या पाते हैं, 23 और 24 में देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, है ना। तो इसके लिए देखते हैं इंटरनेशनल है ना लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं हम। तो यह सामाजिक न्याय की अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा देता है, ठीक है। और यह मजदूरों के हित में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानदंडों के अनुसार कार्य करता है, ये भी सही है। यह मुख्यतः मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है, ये ILO का कार्य नहीं है। और यह महिला और पुरुष श्रमिकों को उत्पादन कार्यों में लगने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये तीनों सही हैं। जहाँ पर ये तीनों आ रहे हैं सेकंड को छोड़कर, वो उत्तर हमारा सही है। तो उत्तर ये हो जाएगा क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो उन तीन देशी रियासतों को दर्शाता है कि भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया। अब देखो तीनों जो रियासत, जैसे यहाँ हैदराबाद, भोपाल, इसमें भोपाल नहीं था, है ना। जम्मू कश्मीर था, जूनागढ़, ग्वालियर, इसमें ग्वालियर, मैसूर नहीं थे। अब इसमें क्या है, जूनागढ़, हैदराबाद और तिरावनकोर, है ना। तिरावनकोर ने तो सबसे पहले कहा ही था। अभी हम एक क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, तो इसका उत्तर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है छात्रों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। आपको जितने क्वेश्चन हल करने हैं ना वही करने, बाकी इस समय हम सभी को याद करेंगे। अब ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएंगे आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हम क्या कहते हैं, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों की गई। क्यों की गई? भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अपने राष्ट्रीय हितों के नाम पर सिद्धांतहीन थी, ये बात सही थी। और भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में 20 वर्षीय संधि की। जब हम अपने आप को गुटनिरपेक्ष भी कह रहे हैं और यहाँ पर 20 वर्षीय संधि भी कर रहे हैं, है ना। ये भारत की एक मजबूरी थी, है ना। इसको हम जब बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश कैसे बना उसमें बताएंगे। और भारत अमेरिका USA के साथ किसी भी मैत्री की संधि के विरोध था, ये बात ऐसी नहीं है, ये बात गलत है ना। और क्या है, भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निष्पक्ष नहीं था। तो ये कई कारण हैं जिनके आधार पर इसकी आलोचना हुई। तो इसमें 1, 2 और 4 जहाँ पर आ रहा है, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अब छात्रों 26वां प्रश्न क्या कहता है, नाटो पश्चिमी गठबंधन, नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कह सकते हैं, अमेरिकी गठबंधन भी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य देशों पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे, इसलिए इसका नाम पश्चिमी गठबंधन कहलाया। जबकि सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे, उसका नाम पूर्वी गठबंधन कहलाया। आप शायद क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से CTBT का सही व्यापक रूप कौन सा है। सही व्यापक रूप है इसमें कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये उत्तर सही है। तो हम इसको जान लेते हैं और अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेकर हाजिर होते हैं 28 और 29। 28वां क्वेश्चन है हमारा, क्या है, निम्नलिखित में से देशों के किस समूह को धुरी राष्ट्र कहा गया। अब धुरी राष्ट्र उस समय मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे। तो धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली आते हैं। कौन से देश आते हैं? जापान, जर्मनी, इटली आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ये कहता है कि इसमें एक अभिकथन है, एक कारण है, दोनों को पढ़ना है। अगर दोनों ठीक बैठते हैं तो उत्तर ए देना है ना। और दोनों ये ठीक नहीं बैठते तो ये, है ना, इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ये देना है, ये पढ़ लेंगे आप। तो सोवियत संघ और साम्यवाद का 1991 में पतन। सोवियत संघ का पतन कहिए, साम्यवाद एक विचारधारा का पतन होगा, ये बात बिल्कुल सही है। और कारण आर क्या, सोवियत संघ की राजनीति और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण, है ना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। तो ये बात भी सही है। अब इसका मतलब इसका उत्तर ए ही बनेगा, क्योंकि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। इसके लिए इसको हम इस उत्तर का उल्लेख करेंगे।
ठीक है छात्रों, अब क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारी स्क्रीन पर हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? अभिकथन ए है 1990 के दशक में रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई। ये बात बिल्कुल सही है। और क्या कहते हैं, 90% से अधिक उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया है ना, दाम। और निजी हाथों में किसके? इस यहाँ ये भी कह सकते हैं कि बोरिस येल्सिन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनके रिश्तेदारों और सगे संबंधियों ने ही इन्हें खरीद लिया। उसमें क्या कहते हैं, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, तो इसका उत्तर ये बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास समय की भी गरिमा, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है ना। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है ना, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है ये देखेंगे। छोटे देशों, इसमें से एक सटीक देखना, छोटे देशों का शोषण से बचाने के लिए बड़ी शक्तियों पर नियंत्रण करना, कुछ सही हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि को रोकना, कुछ सही हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा, ये सबसे ज़्यादा सही है ना। और ये सब इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब 31 का आपका सी सही है। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कहा गया, तो ये क्वेश्चन आपको भ्रमित कर सकता है। ये नहीं है हम टिक ऐसे ही लगा देंगे। संयुक्त राष्ट्र है ना, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हमने कब की? ये की थी हमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जान माल की काफ़ी हानि हुई, अतः विश्व बिरादरी ने सोचा कि अब ऐसा संगठन बनाया जाए जो दूसरे विश्व युद्ध ना होने दे। परंतु लीग ऑफ नेशन दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा, इसलिए हमने इससे शक्तिशाली एक संगठन बनाया जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने क्या किया था, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर ये सही है। अगर यहाँ पर संघ भी लिख देता तो है ना, अगर यहाँ पर संघ भी लिख देता तो फिर हमारा उत्तर ये बन जाता। क्लियर? अब ये हमारा प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र की 60वीं सालगिरह मनाने के अवसर पर शामिल हुए नेताओं के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के रूप में की गई सिफारिश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या है, अब ये कौन सा आप पढ़ रहे हैं, ये देश देख रहे हैं हमारे पास, क्या है ये, संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए है ना। इसमें कौन सा पढ़ रहे हैं आप, शांति संस्थापक आयोग का गठन करना, ये बात सही है। और क्या है, लोकतंत्र कोष का गठन करना, ये बात सही है। युद्ध रहित क्षेत्रों का निर्माण करना। अब युद्ध रहित क्षेत्रों का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमारी बस की बात है? और सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करना, ये बात सही है। तो जहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा आ रहा हो वो उत्तर हमारा सही है। छात्रों, प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़कर 15 हो गई, ये बात सही है। और ये क्या कहते हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बदली गई, ये बात गलत है ना। तो ये जो इसका कथन है, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ा। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इसे हम ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना 35 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा है ना कथन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के दावे को सही नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य, भारत भी स्थायी सदस्यता का दावा करता है, किन किन कारणों से करता है उसकी चर्चा करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये बात सही है, क्योंकि हमें उत्तर नहीं देना, ये ध्यान रखना है आपको। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ये बात सही है। और ये चूँकि पहला छपा हुआ पेपर, अब भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ द्वितीय, दूसरी की जगह यहाँ क्या कर देंगे हम, प्रथम कर देंगे। ठीक है, और
भारत पाकिस्तान के विरुद्ध, है ना, भारत पाकिस्तान के विरुद्ध 2 युद्ध जीत चुका। युद्ध जीतना संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता को मजबूत नहीं करता, है ना, और भारत संयुक्त राष्ट्र को नियमित अंशदान देता है, ये भी सही। तो ये तीनों बात सही है, ये गलत है, तो ये ही हमारा उत्तर बन जाएगी। ठीक है, इसका उत्तर इसलिए सी सही है क्योंकि यहाँ नेगेटिव बात कर रहे हैं। छात्रों क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का कारण नहीं था। यहाँ भी हमें नेगेटिव देखना है ना। तो किस कारण, इसमें क्या था, देखिए, 2 राष्ट्र का सिद्धांत, इसके कारण विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग का राजनीतिक लक्ष्य भी था, दूसरा राष्ट्र बनेगा, इनको, है ना, प्रधानमंत्री पद मिलेगा। अंग्रेजों की भारत की बांटने की नीति भी थी, और ये देशी रजवाड़ों का भारत में विलय, ये हमारा विभाजन का कारण नहीं है। तो हमारा उत्तर ये ही बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम 37 की, तो इस पर आते हैं। 37वां प्रश्न हम अपनी स्क्रीन पर ला रहे हैं। ये 37वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। निम्नलिखित से कौन से परिणाम 1947 में विभाजन के परिणाम स्वरूप हुए। अब देखिए, सांप्रदायिक हिंसा हुई विभाजन के पास, अचानक हो गई थी, है ना, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए, लाखों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ा। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे वो इधर आए, इधर से अल्पसंख्यक उधर गए। भारत में संसदीय प्रणाली का शासन, राज्यों का पुनर्गठन, जो तुरंत बातें हुई हैं वो ये 2 ही हैं, है ना, और ये सब बाद में हुई हैं। तो हमें ये 2 ही परिणाम लिखने हैं, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ये सही हो गया। प्रश्न नंबर 38 में क्या कह रहे हैं, अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ का अंग बनने के लिए कब सहमति दी। अधिकतर की बात करें तो अधिकतर ने 15 अगस्त 1947 से पहले ही स्वीकृति दे दी थी। कुछ ही राज्य थे जो हमें परेशान कर रहे थे। और इसकी बात करें तो प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर का राज्य 1972 से पहले बना। अब देखिए, मेघालय 1972 में बना, ये 1972 में बना, ये भी 1973 में बना, तो 1963 में, 1963 में कौन सा बना, तो हमारा नागालैंड बन गया। तो इसका उत्तर हमारा ये सही है, क्योंकि ये इससे पहले की बात कर रहे हैं, अब ये तो इसी समय में बन रहे हैं, तो यही उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 40 लेकर हम हाजिर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है हमारा, अभिकथन ए कहता है, हैदराबाद के निजाम के शासन के विरुद्ध लोगों ने आंदोलन ताकत और तेजी पकड़ा था। हैदराबाद के निजाम जो थे, उस्मान अली खान, उन्होंने किसानों पर, महिलाओं पर अत्याचार किए थे और वो एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। तो किसानों और महिलाओं ने निजाम के दमनकारी शासन के विरुद्ध हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने का मतलब है किसान और महिलाएं एक साथ हो गई। तो ये दोनों बातें सही हैं। जब ये दोनों बातें सही हैं तो आप जानते हैं इसके लिए अब ये ए उत्तर सही होता है, क्योंकि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41 लेकर हम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 41 क्वेश्चन आप देखेंगे। अब ये 41 क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, है ना, यह बहुत पुराना हो चुका था, है ना, यह विकास की चुनौतियों का सामना करने में अप्रभावी और अप्रासंगिक हो गया था, है ना। और ये बात कुछ कम सही है और सबसे ज़्यादा बात यही सही है, तो हम इसका उत्तर यही रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, अभिकथन ए क्या कहता है, 1995 में भारत परमाणु अप्रसार संधि को अस्तित्व अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने के विरुद्ध था, कि अधिक समय के लिए ना बढ़ाया जाए, और इसने परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संबंधी दोनों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। ये बात सही है। और कारण आर क्या कहता है, भारत इन परिस्थितियों को भेदभावपूर्ण मानता था और परमाणु हथियार रखने वाले 5 देशों को एक, भारत का मानना था कि ये नीति भेदभावपूर्ण है, जिनके पास हथियार हैं उन लोगों की चौधराहट चलेगी, है ना, और जिनके पास हथियार हैं, हथियार नहीं है, उन्हें आप बनाने से रोक रहे हो, या तो भाई उनके हथियार भी समाप्त कर दो जिनके पास हैं, है ना, या फिर औरों को बनाने दो। तो भारत की यहाँ सोच बिल्कुल सही थी।
तो इसमें दोनों बातें सही हैं, इसलिए हमारा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। ये उत्तर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब बात करें 43 की। 43 आपके स्क्रीन पर हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, इसे थोड़ा सा पेपर वैसे देखा जाए तो लेंथी भी बन जाता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना आसान भी नहीं जितना हम सोचते हैं। अभिकथन ए क्या कहता है, यद्यपि भारत और इजराइल के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत पुराना है, यहाँ तक बात सही है, परंतु दोनों के बीच राजनीतिक संबंध भारत में राजग की सरकार आने के बाद ही विकसित हुए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, है ना। और क्या कहते हैं कारण आर, दोनों देशों के नेता 1990 में एक दूसरे के देश की यात्रा करते रहे, ये बात भी सही है। और इसमें क्या है, ये जो अभिकथन ए वो गलत है, ये वाला गलत मैंने बता दिया ना, इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि पहले से चला आ रहा है। और इसके लिए इसका उत्तर ये हो जाएगा, अभिकथन ए गलत है परंतु आर सही है ना। ये तो बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर ये गलती आ रही है ना, तो इसलिए हम इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, ये कोई से उत्तर नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत चीन के संबंधों के बारे में सही नहीं है। अब जो नेगेटिव बात है उस पर आना है। केवल थोड़े समय के लिए ही हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय रहा, ये बात सही है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ये बात सही है। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया, ये भी बात सही है। भारत ने चीन के सुरक्षा परिषद में प्रवेश का विरोध किया, भारत ने विरोध नहीं किया, बल्कि चीन, अब भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य चाहता है तो चीन तो विरोध करता है, भारत ने तो इसकी मदद की थी, है ना, इसकी मदद की थी, है ना, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने में, यह इसके लिए वोटिंग किया था। और तो इसका विरोध इसने बिल्कुल नहीं किया, तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 45 लेकर हम हाजिर हैं छात्रों। अब प्रश्न नंबर 45 की चर्चा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, असत्य या गलत कथन बताना है, ठीक है, यही थोड़ा मुश्किल हो जाता है छात्रों, है ना, असत्य बताना। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की, है ना, जो कई सैनिक संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है, हमारा युद्ध भी होता रहता परंतु ये संधि कायम है, ये बात बिल्कुल ठीक है। भारत और पाकिस्तान ने मिलकर पिछड़े लोगों को अपने परिवारों से मिलाने का काम किया, ये भी सही है। जो लोग बिछड़ गए थे, पिछड़े लोगों को मिलाने का काम किया। कुछ लोग जैसे पाकिस्तान में रह गए थे, कुछ भारत में, तो इनको आवागमन, है ना, हमने एक देश से दूसरे देश को, इधर वाले इधर आ गए और इधर वाले इधर आ गए, ये काम हम दोनों देशों ने किया। और क्या है, भारत और पाकिस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध आपस में मैत्री संधि की, ये नहीं हो पाई है। और भारत और पाकिस्तान 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हो, ये भी बात सही है। तो ये तीनों बात सही हैं, ये नहीं है। और हमें उत्तर देखना कौन सा, नेगेटिव, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। क्लियर हो गए। अब है 46वां 46 क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में सही कथनों को चुनिए। सही कथन क्या है, भारत और नेपाल के बीच विशेष प्रकार के संबंध हैं, हाँ हैं, ठीक है। भारत और नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, ये बात सही है। और क्या है, भारत ने प्राकृतिक आपदाओं के समय नेपाल की मदद की, ये भी बात सही है। नागरिक एक दूसरे देश में बिना वीज़ा के यात्रा नहीं कर सकते, है ना, तो ये बात गलत है ना, ये कर सकते हैं, है ना, तो ये बात गलत आ रही है, तो इसे आप सही कर लेंगे, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। या हम यहाँ पर ये क्या है, सही कथनों को चुनिए, तो ये गलत हो गया, ये तीनों उत्तर हमारे इसमें आ रहे हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 47 है ना, लेकर हाजिर हैं। 47 और 48, 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, उस देश की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई चारों विशेषताएं हैं, ठीक है। कैसे, यह भारत की पूर्व की ओर चलो की नीति है ना, पूर्व की तरफ कौन सा देश पड़ता है ये देखना है। भारत की सहायता से अस्तित्व में आया, देखिए 1971 में भारत ने एक देश के निर्माण में मदद की थी, वो देश यहाँ पर कोई सा है हमें पहचानना है।
इसकी सीमा भारत की सीमा को स्पर्श करती है, वो भी पहचानना है ना। और यह धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक देश बना, क्योंकि ये भारत के सहयोग से बना और धर्मनिरपेक्ष बना। तो कौन सा देश है भारत के पूर्व में? ये बांग्लादेश है, जो कभी इसका नाम था पहले पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान जब है ना पाकिस्तान से अलग हो गया, ये इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1971 में, है ना, तब इसका निर्माण हुआ। मैं पीछे कह रहा था ना, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ और यहाँ की जनता ने भी विरोध किया, है ना। इसके बारे में लंबी कहानी है। शेख मुजीबुर रहमान थे यहाँ के नेता, है ना, जिनके सहयोग से ये सब हो पाया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं है? अब देखिए, नहीं की बात आ रही है तो हमें देखना है, गुटनिरपेक्षता की नीति है, सार्क के प्रति सम्मान है और शांति से अस्तित्व की भावना है। एक ध्रुवीय विश्व का सपना भारत नहीं देखता, क्योंकि एक देश की चौधराहट चले, अमेरिका की चौधराहट चले, ऐसा भारत का मानना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 49 लेकर हाजिर छात्रों, इसकी चर्चा करते हैं। ये देखिए, आप मैप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा है ना, ये चित्र देख रहे हैं। नीचे दिए गए लोगों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त लोगो किस संगठन का प्रतीक है? तो प्यारे छात्रों, यह जो लोगो है ये किसका प्रतीक है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है ना, ये ध्यान रखें। अब ये जो प्रश्न है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, पर हम भी जान लेते हैं। इस किस वृक्ष की पत्तियाँ, ये जो वृक्ष की पत्तियाँ हैं, कौन से वृक्ष की पत्तियाँ हैं छात्रों? ये जैतून वृक्ष की पत्तियाँ हैं, है ना। ये हमारे लिए भी क्वेश्चन आ सकता था, इसलिए थोड़ा सा इसे हमने चर्चा की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखें हम तो क्या देख रहे हैं, नीचे दिए गए, ये देखिए, ये लाल किला है ना, और ये लाल किला दिखाई दे रहा है, और यहाँ सॉरी इधर लाल किले के सामने वाला हिस्सा जो जामा मस्जिद दिखाई देती है, और यहाँ लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे हैं, ये भारतीय झंडा है। और ये कब का है? ये टोपी जो लगाते थे, इन नेता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो ये कब दिया गया था? देखिए, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है ना, और भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस पर लाल किले से भाषण नहीं होता, है ना, उस चुनावी सभा को भी यहाँ से संबोधित नहीं करते। तो यहाँ से भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस है, जिसको 1947 में मनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से संबोधित किया, ठीक है। तो ये जो नेता आप देख रहे हैं पंडित नेहरू हैं, ये सब जनता है, और ये लाल किले के सामने वाला स्थान है। तो ये इस प्रश्न से आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, अधोलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित के लिए, कोई बात नहीं, हमें भी आना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री थे। तो गृह मंत्री के नाम से क्वेश्चन आ जाए या इसके स्थान से आ जाए, ये दोनों थे, ठीक है। ये प्रश्न हमारा हो गया क्लियर। अब देखिए प्रश्न नंबर हम 51 की तरफ बढ़ रहे हैं। 51 में क्या है? ये नीचे दिए गए डाक टिकटों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। और नीचे अब इसमें क्या है, ये तो देखिए, एक हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। इसमें जवान देख रहे हैं, इसमें आप किसान देख रहे हैं, है ना। तो दोनों डाक टिकटें भारत के किस प्रधानमंत्री की सोच को दर्शाती हैं? जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? तो प्यारे छात्रों, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। क्या नारा था? जय जवान जय किसान। तो यहाँ पर दोनों सोच किसको दर्शा रही हैं? इनके नेताजी की सोच दर्शा रही है। क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये कि है तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, पर हमें भी आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका है, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप नए देश का, अभी हम पढ़ के आए हैं, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, इसमें पूर्वी जो पाकिस्तान था, है ना,
पूर्वी पाकिस्तान, ये अब क्या हो गया, इसका नाम बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, इस युद्ध के कारण। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पढ़ने के लिए, ये हम पढ़ते हैं प्यारे छात्रों, हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न नंबर 52 से 56 तक हैं इसमें। ठीक है, ये है साम्यवाद के पतन के बाद, साम्यवाद का पतन 1919 है ना, 1991 में हुआ ना। बाद में इसमें से अधिकांश देशों को एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवाद के कष्टप्रद संक्रमण से गुजरना पड़ा, जिसे शोक थेरेपी भी कहा जाता है ना, उससे गुजरना पड़ा। इसमें क्या हुआ, रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में संक्रमण के मॉडल पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रभाव था, है ना। इसे शोक थेरेपी भी कहा गया है ना। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में या सोवियत संघ के सहयोगी देशों की बात करें, वो दूसरी दुनिया के देश थे, देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र काफ़ी हद तक एक जैसे ही थे, है ना। अब निम्नलिखित में से किस घटना को साम्यवाद का पतन कहा गया, साम्यवाद का पतन कहिए या सोवियत संघ का पतन कहिए या सोवियत संघ का विघटन कहिए, तो ये ही उत्तर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के लिए लोकप्रिय था। लोकतांत्रिक पूंजीवादी, देखिए साम्यवाद के लिए सोवियत संघ है और पूंजीवाद के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह दूसरी दुनिया के देश कहलाए। अब देखिए पहली दुनिया के देश, ये कई बार क्वेश्चन आया छात्रों, पहली दुनिया के देश अमेरिका और सहयोगी कहलाए, दूसरी दुनिया के देश रूस, है ना, या सोवियत संघ और उसके सहयोगी। तो यहाँ पर हम सोवियत संघ तो कहीं देख नहीं रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, है ना, रूस, है ना, यहाँ पर हम रूस देख रहे हैं और यूक्रेन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हैं दूसरी दुनिया के देश कहलाए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है ना, 55 और 56 लेकर हाजिर हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। ठीक है, जो शॉक थेरेपी के परिणाम है उन्हें छोड़ देंगे। मुद्रास्फीति की दर बहुत बढ़ गई, है ना, तो ये इसके परिणाम में आता है ना। रूसी मुद्रा रूबल की कीमत गिर गई थी, है ना, नाटकीय गिरावट आई थी, ये आपने पढ़ा है। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रमबद्ध ढंग से नष्ट किया गया, क्रमबद्ध ढंग से भी नष्ट नहीं किया गया। सामूहिक खेती प्रणाली मजबूत हुई और ये इसकी बात गलत है, तो ये ही हमारा उत्तर बनता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, ऐसा कथन चुनिए जो साम्यवाद की विशेषता। देखिए साम्यवाद में बहुदल शासन प्रणाली नहीं थी, है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र भी नहीं थे, है ना, और ये क्या है, उद्योग और कृषि का निजीकरण भी नहीं है, राज नियंत्रित व्यवस्था थी। कैसी थी, राज नियंत्रित व्यवस्था। तो ये तो हम काट देंगे, ये नहीं थी और ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम, प्रश्न नंबर 57। इसे पढ़ेंगे हम पहले, है ना, और फिर इसके बारे में बात करें। क्या कहते हैं, निम्नलिखित उद्धरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए प्रश्न 57 से 60 के उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम, देखिए हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण हुआ और वो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हुआ, है ना। 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र राज्य भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, अर्थात एक साथ 2 देश आज़ाद हुए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ, है ना, और ये क्या, ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, है ना। यह विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के परिणाम था। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने किया था, मुस्लिम लीग ने प्रस्तुत किया था। कांग्रेस ने इस सिद्धांत का पहले विरोध किया, परंतु अनेक राजनीतिक घटनाएं, जब इस तरह की घटनाएं होने लगी या मारधाड़ होने लगी, तो फिर इसको ये फैसला ले लिया गया और भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 राज्य बना दिए गए। प्रश्न नंबर 57 है ना, किस राजनीतिक नेता ने ब्रिटिश इंडिया के विभाजन की, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने नहीं रखी, है ना, सरदार पटेल ने नहीं रखी, अब्दुल गफ्फार खान ने नहीं रखी, तो ये मांग रखी थी
मोहम्मद अली जिन्ना, ये इनको एम.ए. जिन्ना भी कह देते हैं या मोहम्मद अली जिन्ना कह देते हैं। तो ये अंग्रेजी में नाम है एम.ए. जिन्ना, हिंदी में आ जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रकार से हम इसकी मांग रखें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, निम्नलिखित में से ऐसे कथन चुनिए दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं, है ना। इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो इस प्रश्न को सुनने के लिए हम यहाँ तक कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत में दो कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान रहते हैं, इसलिए दोनों के लिए, क्योंकि इन दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है, भविष्य में इनके बीच के झगड़े होंगे, इसलिए हमें दो राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र बना लेने चाहिए। ठीक है, ये बात सही। हिंदू और मुसलमान नेताओं को समायोजित करने के लिए दो अलग अलग, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, एक राष्ट्र कांग्रेस को और दूसरा मुस्लिम लीग के लिए मांग की गई, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए, परंतु मुसलमान दोनों में से कोई, है ना, एक चुन सकते हैं, ऐसा भी नहीं था। तो ये जो मांग थी ये ज़्यादा, है ना, इसमें सिद्ध कर रही है कि कहीं ना कहीं, है ना, मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि भारत में दो संप्रदाय के लोग रहते हैं, भविष्य में इनके बीच में झगड़े होंगे, इससे अच्छा पहले ही अलग हो जाएंगे। तो ये जो उत्तर है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 59, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर कौन से दो राज्यों का बंटवारा हुआ। अब देखिए, कहने के लिए तो छात्रों उस समय कह दिया गया जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वो हिस्से पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे, और जहाँ पर गैर मुस्लिम हिस्से ज़्यादा हैं वो हिस्से भारत के पास रहेंगे। अब देखिए, दो ही हमारे पास राज्य ऐसे आए जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, और वो पंजाब और बंगाल के हिस्से थे। जो ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, है ना, और ये बाद में बांग्लादेश बन गया। तो इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। अब प्यारे छात्रों, प्रश्न नंबर बड़ा मज़ेदार है ये, है ना, निम्नलिखित में से किसका बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं किया गया। अब देखिए, सामान का बंटवारा किया जा सकता है, टाइपराइटर, किताबें और संगीत के जो वाद्य यंत्र थे इनका बंटवारा किया गया। देनदारियाँ, जो हमारे ऊपर कर्ज था उसका भी बंटवारा किया गया, है ना। संपत्ति जो हमारे पास थी उनका बंटवारा कर सकते हैं, है ना। जैसे हम दो भाई अगर अलग अलग होते हैं तो उनका बंटवारा भी हम कर सकते हैं, ये भी किया गया। बंटवारा किसका नहीं किया गया छात्रों, है ना, जैसे स्मारक हैं, स्मारक जिस स्थान पर हैं वहीं तो रहेंगे। मान लिया पाकिस्तान में बना हुआ है तो भारत को कैसे मिल जाएगा, या भारत में बना हुआ है तो पाकिस्तान को कैसे मिल जाएगा। तो ये इनका बंटवारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जहाँ पर स्थित है उसी को तो मिलेगा, इनका बंटवारा करना संभव नहीं है। तो ये प्रश्न छात्रों हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह के, है ना, और हमारी वीडियो देखते रहने के लिए हमारा ब्राइट फ्यूचर चैनल बाय जगत सिंह देखते रहिए। छात्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी छात्र अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएं। सभी का धन्यवाद।